हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम लोग कवर करेंगे पेपर 2 हिंदी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टेस्ट। यानी फ्रेंड्स, पेपर 2 आपका जो हिंदी का एग्जाम होने वाला है कुल 100 मार्क का, तो उन्हीं पेपर को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। और हिंदी साहित्य यानी पेपर 2 अगर आपने क्षेत्रीय भाषा हिंदी रखा है तो आपकी तैयारी कैसी है, आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सारे सवालों में से कितने सवाल सही हुए हैं ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप कमेंट कीजिएगा कि आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छंटकर निकला है, यह कथन किसका है? ये जो कथन है कि नाथ पंथ जो है सिद्धों की परंपरा से ही छंटकर निकला है, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट सवाल है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेश थे, यह किसकी युक्ति है? खुसरो का लक्ष्य जो है जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेश थे, यह युक्ति जो है यह किसकी युक्ति है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की युक्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन याद रखना है कि कथन कौन सा कथन कहा गया है और किसके बारे में कहा गया है। जैसे कि यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर का जो था वह धर्मोपदेश था। तो इन्होंने यह कथन किसका, यह युक्ति किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। नेक्स्ट सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक है श्रीधर पाठक। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? श्रीधर पाठक है। चिंतामणि का पहला भाग का प्रकाशन कब हुआ है? चिंतामणि का पहला जो भाग है वह कब प्रकाशित हुआ है? तो 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर VVI से करिएगा फ्रेंड्स, नोट कीजिएगा इस सवाल को कि चिंतामणि का पहला भाग जो प्रकाशित कब हुआ है? तो 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथों में कालों के नामकरण का आधार जो है वह क्या रहा है? तो उनका जो है युग प्रवृत्ति के अनुसार से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथों के कालों का नामकरण किया है। नेक्स्ट सवाल है, सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है, उक्त स्थापना किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ल की है। तो आपको रामचंद्र शुक्ल का आपको ये युक्ति याद रखना है कि सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है, यह उक्त स्थापना किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ल की है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर नहीं होगा, कौन सा कथन है जो सही नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी की पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, यह जो है सही नहीं है। जबकि अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ कही गई है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्ति मिलती है, ये सभी जो है कथन सही है, जबकि ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए हैं? तो पदावली जो रचना है विद्यापति की, ये पदावली रचना के कारण ही जो है मैथिल कोकिल के नाम से कहलाए विद्यापति। और पदावली की जो भाषा है फ्रेंड्स, एग्जाम पर पूछा जाएगा विद्यापति की जो पदावली है उसकी भाषा क्या है? तो आपको याद रखना है मैथिली। विद्यापति के पदावली की भाषा क्या है? तो मैथिली है। नेक्स्ट सवाल है, अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास सबसे पहले हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का यह कथन किसका है? परीक्षा गुरु ही निकला है। कथन पर ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का, यह कथन किसका है? परीक्षा गुरु ही निकला है। तो ये जो कथन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल। यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट सवाल है, रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को किस कालखंड के अंतर्गत रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आदिकाल। विद्यापति जो है यह आदिकाल के कवि है, यानी विद्यापति को जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इन्हें आदिकाल के अंतर्गत कालखंड के अनुसार रखा है। नेक्स्ट सवाल है, 12 बरिस लय कुकर जिए और 13 लय जिए सियार, बरिस 18 छात्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। यह जो पंक्तियाँ हैं यह पंक्तियाँ किसकी है? तो जगनीक का है। यह पंक्तियाँ किसकी है? जगनीक का है। फ्रेंड्स, सारे सवाल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से
अति महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक कमेंट नहीं करते, तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, वीर गीतात्मक काव्य आल्हा किसके द्वारा लिखे गए थे? जो वीर गीतात्मक काव्य है, कौन सा काव्य है? तो आल्हा। आल्हा जो है यह क्या है? तो वीर गीतात्मक काव्य है। और आल्हा जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो जगनीक के द्वारा। वीर गीतात्मक काव्य आल्हा किसके द्वारा लिखा गया है? जगनीक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल है, आल्हा गाने वाले क्या कहलाते हैं? आल्हा गाने वाले यानी आल्हा को जो गाते हैं, आल्हा गाने वाले क्या कहलाते हैं? तो अलहैत कहलाते हैं। आल्हा गाने वाले अलहैत कहलाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, आल्हा गीत किस ऋतु में ढोल के गंभीर घोष के साथ गाए जाते हैं? तो वर्षा ऋतु में। आल्हा गीत कब गाए जाते हैं? तो वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। ढोल के गंभीर घोष के साथ गाए जाते हैं वर्षा ऋतु में। आल्हा गीत वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के पुनर्जागरण काल यानी जिसको भारतेंदु काल कहते हैं। सवाल यहाँ पर एक सवाल, दो सवाल और यहाँ पर तीन सवाल देखने को मिलेंगे कि डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार जो हिंदी साहित्य के पुनर्जागरण काल यानी पुनर्जागरण काल को क्या कहते हैं? तो भारतेंदु काल की भी संज्ञा दिया गया है। पुनर्जागरण काल को भारतेंदु काल भी कहते हैं। तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल की समय सीमा क्या है? तो 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। भारतेंदु काल की यानी पुनर्जागरण काल की जो समय सीमा है 1857 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक इनकी सीमा है। नेक्स्ट सवाल है, गोदान में वकील नामक पात्र का वास्तविक नाम क्या है? गोदान उपन्यास में जो वकील थे उसका वास्तविक नाम क्या है? तो श्याम बिहारी तनखा। श्याम बिहारी तनखा जो है वकील है। श्याम बिहारी तनखा क्या है? वकील है। मालती पेशे से किस पद पर थी? मालती जो है पेशे से किस पद पर थी? तो डॉक्टर थी। मालती पेशे से क्या थी? तो डॉक्टर थी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद के अंतिम पूर्ण उपन्यास क्या है? तो प्रेमचंद का जो अंतिम पूर्ण उपन्यास है वह गोदान है। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान, और गोदान का जो प्रकाशन हुआ है 1936 ईस्वी में हुआ है। प्रेमचंद का गोदान का उपन्यास 1936 में, और प्रेमचंद का जो जन्म है फ्रेंड्स 1880 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, होरी रामलीला में किस अभिनय को निभाया था? होरी जो है वह रामलीला में किस अभिनय को निभाया था? तो जनक के माली के रूप में। जनक के माली का जो है रोल निभाया था कौन? तो होरी। नेक्स्ट सवाल है, मैला आंचल में कायस्थ टोली का मुखिया कौन था? मैला आंचल उपन्यास जो है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु है। मैला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। तो ये कायस्थ टोली का मुखिया कौन था? तो विश्वनाथ प्रसाद। मैला आंचल में कायस्थ टोली का मुखिया कौन था? विश्वनाथ प्रसाद था। नेक्स्ट वाले हमारा, मैला आंचल उपन्यास की भाषा कौन सी है? तो मैला आंचल की जो उपन्यास है इसकी भाषा है मैथिल मिश्रित खड़ी बोली। मैथिली मिश्रित जो है खड़ी बोली है। मैला आंचल की भाषा मैथिली और खड़ी बोली है। मेरीगंज गांव का मुख्य पैदावार नहीं है। मेरीगंज गांव का जो है कौन सा जो है मुख्य पैदावार नहीं है? तो धान है, पाट है और खेसारी है, जबकि गेहूं जो है मुख्य पैदावार नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, माघ का जाड़ा तो बाघ भी ठंडा कर देता है, यह कथन किस उपन्यास का है? यह जो कथन है यह किस उपन्यास का है यह कथन? तो इसका आंसर हो जाएगा मैला आंचल। यह जो कथन है मैला आंचल का है। नेक्स्ट सवाल है, राग दरबारी उपन्यास में अध्यापकों पर कौन सा मुकदमा किया जाता है? तो 107 का मुकदमा, धारा 107 चलाया जाता है इसके ऊपर। तो राग दरबारी उपन्यास में अध्यापकों पर, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो धारा 107 का मुकदमा चलाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, श्री लाल शुक्ल जी को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2008 ईस्वी में। श्री लाल शुक्ल को 2008 ईस्वी में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, शनिचर का मूल नाम क्या था? तो शनिचर का जो है मूल नाम क्या था? तो शनिचर का मूल नाम था मंगलदास। शनिचर का मूल नाम क्या था? तो मंगलदास था। नेक्स्ट सवाल है, जोगनाथ, राधेलाल और कालिका प्रसाद और कुशहर प्रसाद किस उपन्यास का पात्र है? तो मैला आंचल का पात्र है। जोगनाथ, राधेलाल, कालिका प्रसाद और कुशहर प्रसाद यह मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। नेक्स्ट सवाल है, देवी जीवन विश्व की संपत्ति है। देवी जीवन जो है यह विश्व की संपत्ति है, प्रसाद से या दुख की कठिनाइयों से इसे नष्ट करना कठिन नहीं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में ये पंक्तियाँ किसने कही है? तो ये पंक्तियाँ जो है चंद्रगुप्त ने कही है। किसने कही है? तो चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट सवाल है, मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता, उपर्युक्त कथन किसका है? तो यह जो कथन है ध्रुव स्वामिनी का है। ध्रुव
स्वामिनी का यह कथन है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा चरित्र ध्रुव स्वामिनी का नहीं है? कौन सा चरित्र है जो ध्रुव स्वामिनी का नहीं है? तो मल्लिका। मल्लिका जो है यह ध्रुव स्वामिनी का चरित्र जो है नहीं है, जबकि ध्रुव स्वामिनी नाटक में कोमा है, रामगुप्त है, मंदाकिनी है, जबकि मल्लिका नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत ध्रुव स्वामिनी में किस पात्र का सृजन किया गया है? तो मंदाकिनी का सृजन किया गया। 31 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, मंदाकिनी। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत ध्रुव स्वामिनी में किस पात्र का सृजन किया गया है? तो मंदाकिनी का। मंदाकिनी का जो सृजन किया गया है, यानी ये जो पात्र है यह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत पात्र है, आपको याद रखना है। बिन्नी का अपनी ससुराल से बार बार वापस लौटकर आने का कारण क्या था? पति का दुर्व्यवहार, ससुराल में कलहपूर्ण वातावरण, अपने घर के दूषित माहौल से अलग न हो पाना, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स 32 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 32 का हो जाएगा सी, अपने घर के दूषित माहौल से अलग ना हो पाना। आपको तो फ्रेंड्स यह भी सही लग रहा होगा, यह कथन ए कथन बी। तो आपको इनमें से जो सबसे सटीक और सबसे पूर्णतः सत्य है तो ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि अपने घर के दूषित माहौल से अलग ना हो पाना। नेक्स्ट सवाल है, सावित्री का पुत्र अशोक उससे भिन्न रहता है। सावित्री का पुत्र जो है अशोक उससे भिन्न रहता है, तो उसके अनैतिक संबंधों के कारण। सावित्री का जो पुत्र है, ये जो उपन्यास है किस उपन्यास का है यह? तो यह जो राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल है, ये इसका जो कैरेक्टर है सावित्री और उनका पुत्र जो अशोक है, तो वह किस कारण भिन्न रहता है? तो उसके अनैतिक संबंधों के कारण अलग रहता है। नेक्स्ट सवाल है, आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1969 ईस्वी में आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन हुआ है, और पहली बार जो है तीन भाग का प्रकाशन हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, आधे अधूरे नाटक किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आधे अधूरे जो नाटक है यह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। आधे अधूरे नाटक धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। रोबहु सब मिली कई आबहु भारत भाई, भारत दुर्दशा में यह गीत जो है कौन गाता है? तो यह गीत गाता है योगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह गीत कौन गाता है? योगी गाता है, कि रोबहु सब मिले के आबहु भारत भाई, यह गीत योगी जी गाते हैं भारत दुर्दशा नाटक में, और भारत दुर्दशा नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। नेक्स्ट सवाल है, यद्यपि मैं बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है, मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहां जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव ने किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा है? तो किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा है? तो अंधकार को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अंधकार को जाने के लिए कहा है। नेक्स्ट सवाल है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी पे धन विदेश, चली जात यह अति खवारी। ये पंक्तियां भारत दुर्दशा के किस अंक से ली गई है? तो पहला अंक से ली गई है। किस अंक से लिया गया है? पहला अंक से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? तो भारत की दुर्दशा के कारणों का चित्र खींचा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत की दुर्दशा के कारणों का। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ऊंची और नीची जाति का भेदभाव प्रेमचंद की किस कहानी की विषय वस्तु है? तो प्रेमचंद की किस कहानी की विषय वस्तु है? तो ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं जो प्रेमचंद इनके लेखक हैं, और ठाकुर का कुआं पर जो है ऊंची और नीची जाति का भेदभाव के बारे में यह कहानी है। नेक्स्ट सवाल है, मधुआ कहानी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो मधुआ बाल उत्पीड़न को चित्रित करती कहानी है, यह सत्य कथन है। कहानी पात्र ठाकुर को कहानी सुनने का चस्का था, तो बिल्कुल सही है, उसे कहानी सुनने का चस्का था। इसके बाद है सी पर, ठाकुर द्वारा शराबी को कहानी सुनाने पर रुपये दिए जाते थे, तो यह भी सत्य है। ठाकुर की संगत के कारण शराबी का हृदय परिवर्तन होता है, ये जो कथन है ऑप्शन नंबर डी ये गलत है, क्योंकि ठाकुर की संगत के कारण नहीं शराबी का हृदय परिवर्तन होता है, बल्कि वो बच्चे के संपर्क में जब आते हैं, मधुआ के संपर्क में, तब उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है, सुमेलित नहीं है, कौन सा कथन है जो सुमेलित नहीं है? आपको वो इसका चयन करना है। तो दिल्ली में एक मौत, मिसेज वासवानी, यह सही है। दिल्ली में एक मौत का कैरेक्टर है, मिसेज वासवानी पात्र है यह कहानी का। इस पर वापसी में अमर है, ये भी सही है। नीलम देश की राजकन्या गिरीश नेगी है, ये भी सही है। और 42 में जो नीलम देश की राजकन्या गिरीश नेगी, ये गलत है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। और ठाकुर का कुआं में जोखू, ये भी सही है। तो 42 का आपका ए बी और डी जो है सही हो जाएंगे, जबकि सी नीलम देश की राजकन्या गिरीश नेगी यह नहीं है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नीलम देश की राजकन्या कहानी में महल के नाम नहीं है,
नीलम देश की राजकन्या कहानी में महल के नाम नहीं है। कौन सा है जो महल के नाम नहीं है? तो पुखराज का महल इसका उल्लेख है, पन्ने का महल, हीरे का महल ये भी है, जबकि सोने का महल इसका उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, परिंदे कहानी का शीर्षक किस मनोभाव को व्यक्त करता है? ये जो परिंदे कहानी है इसका जो शीर्षक है किस मनोभाव को व्यक्त करता है? तो परतंत्र पक्षी के मनोभाव को व्यक्त करता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन दिल्ली में एक मौत कहानी का पात्र नहीं है? तो मिस्टर वासवानी यह कहानी का पात्र है, मिसिज वासवानी ये भी दिल्ली में एक मौत कहानी का पात्र है, और अतुल भवानी ये भी दिल्ली में एक मौत कहानी का पात्र है। नेक्स्ट सवाल है, गजाधर बाबू वर्षों तक कहाँ कार्यरत थे? तो रेलवे विभाग में। गजाधर बाबू वर्षों तक रेलवे विभाग में कार्यरत थे। नेक्स्ट सवाल है, कहानी अभिशप्त में शुक्ला जी ने गौ माता और नारी की तुलना किस चीज़ के लिए की है? तो दूध के लिए। अभिशप्त कहानी में जो शुक्ला जी ने गौ माता और नारी की तुलना दूध के लिए की है। नेक्स्ट सवाल है, मिसपाल कहानी में पिंकी किसका नाम है? तो मिसपाल कहानी पे जो मिसपाल जो कहानी इसमें पिंकी है, मिसपाल के कुत्ते का नाम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मिसपाल पिंकी के कुत्ते का नाम है। पिंकी किसका नाम है मिसपाल कहानी में? तो मिसपाल के कुत्ते का नाम है। नेक्स्ट सवाल है, भारतेंदु उर्दू में किस उपनाम से कविता करते थे? तो भारतेंदु जो है भारतेंदु उर्दू में किस उपनाम से कविता करते थे? तो भारतेंदु के नाम से करते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु। नेक्स्ट सवाल है, अपने समकालीन कवियों की जीवन वृत्त और परिवेश का मूल्यांकन महादेवी वर्मा ने किस कृति में किया है? तो पथ के साथी। पथ के साथी कृति पर जो है अपने समकालीन कवियों की जीवन वृत्त और परिवेश का मूल्यांकन महादेवी वर्मा ने किया है पथ के साथी में। नेक्स्ट सवाल है, दुख सबको मांझता है यह किसने कहा है? दुख जो है सबको मांझता है यह किसने कहा है? तो अज्ञेय ने कहा है। अज्ञेय का पूरा नाम है फ्रेंड्स सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का हो गया आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रसिद्ध काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली के रचनाकार कौन है? तो इनके हो गया नागार्जुन। सतरंगे पंखों वाली कहानी ये जो रचना है इनके रचनाकार हो गया नागार्जुन हो गया। अगला सवाल है हमारा, किनको उनकी प्रसिद्धि काव्य रचना कल सुनना मुझे के लिए वर्ष 1979 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पुरस्कार उन्हें मरणोपरांत दिया गया है। यानी यहाँ पर दो तरह के सवाल हो गए हैं कि ये कल सुनना मुझे यह किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल की। सुदामा पांडे का धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे। और इन्हीं को जो है 1979 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मरणोपरांत दिया गया है। किस रचना के लिए? तो कल सुनना मुझे। यहाँ पर 3-4 सवाल बनते हैं, आपको अच्छी तरह से पॉइंट को याद कर लेना है। कल सुनना मुझे किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे की है, जिसे धूमिल कहते हैं। और इसके बाद 1979 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब मिला है? मरणोपरांत दिया गया है। किस रचना के लिए? तो कल सुनना मुझे रचना के लिए। पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ है? पागल कुत्तों का मसीहा जो यह उपन्यास इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो 1977 ईस्वी में। फ्रेंड्स और आपको कमेंट में बताना है कि पागल कुत्तों का मसीहा जो ये रचना है ये उपन्यास है पागल कुत्तों का मसीहा, इस उपन्यास के लेखक कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा कथन है जो सुमेलित नहीं है? छायावादी कवि दिया हुआ है और इधर जीवन काल दिया हुआ है। पहले ये जान लेते कि छायावादी कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुरेंद्र पंत ये सभी क्या है? छायावादी कवि हैं। तो कौन सा है जो सही सुमेलित है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 में हुआ है, मृत्यु 1961 में, यह सही है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी, मृत्यु 1937 ईस्वी, ये भी सही है। महादेवी वर्मा का जन्म 1901, ये जो गलत है। और सुरेंद्र पंत 1900 से 1970 ईस्वी, ये भी सही है। तो हमारा 55 का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा 1901 यह कथन गलत है। नेक्स्ट सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस प्रांत में हुआ है? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है बिहार में हुआ है, बिहार प्रांत में हुआ है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। नेक्स्ट सवाल है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में शामिल नहीं है। कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में शामिल नहीं है? तो संसार का सबसे बड़ा सुख यह जो है शामिल नहीं है, जबकि विष्णुप्रिया, भारत भारती, जयद्रथवत ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। नेक्स्ट सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? तो वीणा को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वीणा को जो है सुमित्रा नंदन पंत ने अपने काव्य संग्रह बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है। नेक्स्ट सवाल है, बांधो न नाव इस ठाव किसकी कविता है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। बांधो न नाव इस ठाव यह किसकी कविता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सूरदास कृष्ण के किस रूप के उपासक थे?
तो लीला रूप के। सूरदास जी जो है यह कृष्ण के लीला रूप के उपासक थे। नेक्स्ट सवाल है, आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, कबीर। कबीर को माना है। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास को माना है। नेक्स्ट सवाल है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस पर कितने कांड है? तो 7 कांड है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। रामचरितमानस पर कितने कांड है? तो 7 कांड है। इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? कौन सी रचना है जो विद्यापति की नहीं है? कीर्ति पताका के लेखक विद्यापति हैं, पदावली के लेखक विद्यापति हैं और कीर्तिलता के लेखक भी विद्यापति, जबकि बीसल देवरासु के लेखक विद्यापति नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, कवित शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो कवित शीर्षक पाठ के रचयिता है भूषण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भूषण। अगला सवाल है, बिहारी सतसई साहित्य किस रस से लबालब भरा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस से। बिहारी सतसई जो यह साहित्य है यह श्रृंगार रस से भरा हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, किसने लिखा है कि भाषा बहुत चलती, सहज और शब्दाडंबर युक्त होती है? शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट सवाल है, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय जो है यह कौन सी संज्ञा हो जाएगा? फ्रेंड्स अब हमारा व्याकरण का आ गया, आपको व्याकरण से कुछ सवाल देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। गाय क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट सवाल है, कोई आ रहा है वाक्य में सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? कोई आ रहा है, तो यह हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन आ रहा है? कोई निश्चित नहीं है, इसलिए हो जाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट सवाल है, विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? तो उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताए उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो बच्ची सो रही है। बच्ची सो रही है क्या है? अकर्मक वाक्य है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है तो प्रतिदिन। प्रतिदिन जो है यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है, संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, के लिए, क्योंकि संप्रदान का अर्थ ही होता है को के लिए। नेक्स्ट सवाल है, आसमान पर चढ़ाना का क्या अर्थ है? आसमान पर चढ़ाना ये जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ है? तो अत्यधिक प्रशंसा करना। अत्यधिक प्रशंसा करना अर्थात आसमान पर चढ़ाना। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है? तो यह जो है डिंगल जो है फ्रेंड्स यह काव्य की शैली है। राजस्थान की काव्य की शैली डिंगल है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा की जो अपभ्रंश है वह पाली है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश क्या है? तो पाली है। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? तो संस्कृत को। हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? संस्कृत को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहते हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो अबहट है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अबहट है। नेक्स्ट सवाल है, पुराने हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि र और ल में भेद नहीं रह गया है, यह सत्य कथन है। नेक्स्ट सवाल है, राजभाषा अधिनियम ने राजभाषा पर एक संसदीय समिति की व्यवस्था की थी जिसका काम था कि राज्य के आधिकारिक उद्देश्यों से हिंदी भाषा के व्यवहार में हुई प्रगति की समीक्षा की जाए। इस तरह यह समिति कब गठित की गई थी? यह जो समिति है कब गठित की गई है? तो 1976 ईस्वी में गठित की गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1976 में। नेक्स्ट सवाल है, बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई है? तो बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई है। बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना 1938 में हुई है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ही 80 ही MCQ टेस्ट था, आगे का क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो इसलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट उसमें 100 सवाल रहेंगे आपके। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट को लेकर बहुत जल्द।